हाय गाइस, दिस इज़ अक्षय विश्वकर्मा एंड वेलकम बैक टू दी वीडियो लेक्चर सीरीज़। हम लोग बात कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमारा आज सेकंड पार्ट रहेगा इसका। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CTET या फिर MPTET यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए जो टॉपिक है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो पहला प्रिंसिपल जो है हमारा आज का वो है प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी और ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज यानी कि बोलकर जो सिखाया जाता है, हम लोग किस तरीके से बोल के सिखाना चाहिए। प्रिंसिपल्स मतलब ये ऐसे सिद्धांत है जिनका हम लोग प्रयोग करके स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। तो क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए? ओरल अप्रोच में क्या किया जाता है, देखिए, स्पोकन लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन साउंड्स एंड रिटन लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन राइटिंग। तो अब इंग्लिश बोली कब जाती है? कोई भी लैंग्वेज अगर बोलना आपको सीखना है तो उसके लिए आपको उसके साउंड्स को पहले सीखना पड़ेगा, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि उसे लिखा किस तरीके से जाता है। तो स्पोकन लैंग्वेज में डिपेंड करता है सारी चीज़ें साउंड्स के ऊपर। साउंड्स आप सुने और फिर उन्हें बोले। टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज शुड स्टार्ट विद हियरिंग साउंड्स एंड स्पीकिंग द लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ हार्ड टू रिमेंबर रिटन सिम्बल्स विदाउट अटैचिंग दैम विद स्पोकन सिम्बल्स। यानी कि किसी भी लैंग्वेज को अगर आप सिखाना चाहते हो तो फॉरेन लैंग्वेज जब हम सिखाने जा रहे हैं स्पेशली, तो उन्हें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग उन्हें स्टार्ट कहाँ से करें? साउंड्स को सुनने से। तो पहले स्टूडेंट को हम सुनना सिखाएं कि वो सुने जो हम बोल रहे हैं। इसीलिए स्टूडेंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले उसे बोल के बताते हैं कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। तो स्टूडेंट पहले उन्हें सुनता है, उसके बाद में वो उन्हें बोलता है, और उसके बाद में वो उन्हें लिखना सीखता है। क्योंकि अगर आप सीधे उन्हें एक साइन बता देंगे, ए लिख के बता देंगे, और आप उसे सोचे कि वो याद कर ले, तो उससे याद नहीं होगा। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं, लिखते हैं, लेकिन पहले उसे बोलना सिखाते हैं उसे। फिर जब हम लिखते हैं तो उसे याद हो जाता है कि ये A फॉर एप्पल लिखा हुआ है। ठीक है, तो उन्हें अटैच करना ज़रूरी होता है। जो रिटन सिम्बल्स होते हैं उनको साउंड्स के साथ में अटैच करना ज़रूरी होता है, ताकि ईजिली स्टूडेंट उनको याद कर पाए। इस तरीके से हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? साउंड से स्टार्ट करते हैं, उसको सुनने से स्टार्ट करते हैं। Oral practice is the quickest way of learning a language, so the students should be given sufficient practice in spoken English. तो ओरल प्रैक्टिस जो होती है वो सबसे जल्दी तरीके से कोई भी स्टूडेंट सीख सकता है। ओरल प्रैक्टिस से क्या होता है, आपने सुना और आप उसको बोल रहे हैं, उसको दोहरा रहे हैं, तो इस तरीके से आप सबसे जल्दी सीख सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए कि वो स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाए। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, यानी कि जो आप उसे पढ़ा रहे हैं उसको आप कोरिलेट कर पाएँ स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ में। जो डेली चीज़ें वो करता है उसकी लाइफ में उसे वो चीज़ें सामने मिले। वाइल टीचिंग द सब्जेक्ट मैटर्स शुड बी रिलेटेड टू लाइफ, यानी कि जो भी उसे पढ़ाया जा रहा है वो सब्जेक्ट मैटर उसकी लाइफ के साथ में रिलेटेड होना चाहिए। उसके कस्टम्स यानी कि उसके जो भी रीति रिवाज हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, या फिर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी टू विच द स्टूडेंट बिलोंग्स, यानी कि जिस भी सोसाइटी से स्टूडेंट बिलोंग करता है, जिस भी सोसाइटी में वो रहता है, उसके रीति रिवाज, कस्टम, ट्रेडिशन और या जो भी उसकी विशेषताएं हैं, उन चीज़ों के बारे में अगर आप उन्हें बताएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी सीख पाएगा उन्हें, क्योंकि वो चीज़ें रेगुलर उसके सामने आती है, वो उन्हें देखता है। द टीचर शुड क्रिएट सिचुएशंस लाइक रियल लाइफ टू कन्वे द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो टीचर को एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए रियल लाइफ की, जिससे कि वो इजीली वर्ड्स की मीनिंग को कन्वे कर पाए। अब अगर क्लास के अंदर आप एक ऐसा सिचुएशन बना दोगे, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर हुआ, किसी शॉप के ऊपर आप जाते हो, कोई सामान खरीद रहे हो, आप बस स्टैंड पे जाते हो तो लगेज है, आप जब इस तरीके की एक इन्वायरमेंट बनाओगे, एक सिचुएशन बनाओगे, तो उस तरीके के वर्ड्स उसे ईजिली याद हो जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ों को इन्हें देखता है। और आप एक रियल लाइफ सिचुएशन उसके सामने क्रिएट कर देते हो। हम लोगों को जल्दी याद होता है जब हम सामने देखते हैं। तो इस तरीके से जब आप रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करोगे तो इजीली उसको मीनिंग्स याद हो जाएंगे। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड प्रोपोर्शंस, जब हम लोग लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो उसमें लैंग्वेज पढ़ाने में लैंग्वेज की जो स्किल्स होती है उसका एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, और उसके हम लोग पोर्शन बना के उसको पढ़ाए जाते हैं अलग अलग पोर्शन में। ऐसा नहीं कि सबको एक साथ मिक्स करके पढ़ा दिया जाता है। द डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन लैंग्वेज लर्निंग आर, तो जो मेन एक्टिविटीज़ हैं जब एक लैंग्वेज को सीखा जाता है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 है लिसनिंग या अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं इसको। एल यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग यानी कि बोलना,
लिसनिंग यानी कि सुनना, रीडिंग यानी कि पढ़ना, और राइटिंग यानी कि लिखना। तब यहाँ पे इसका सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका ऑर्डर, कि जब किसी स्टूडेंट को आप सिखाया जा रहा है स्किल्स में, तो सबसे पहले उसे सुनना सिखाया जाता है कि वो उस लैंग्वेज को सुनकर समझ पाए। फिर उसके बाद उसे बोलना सिखाया जाता है, फिर उसे पढ़ना सिखाया जाता है, और उसके बाद लिखना सिखाया जाता है। तो ये जो 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में ही सिखाना ज़रूरी होता है। लिसनिंग सबसे पहले, उसके बाद स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। इसे आप LSRW से भी याद कर सकते हैं, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। और ये बहुत बार एग्जाम में इसका जो है सीक्वेंस भी पूछा गया है कि इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो प्रिंसिपल है वो है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस ऑन एक्वायरिंग स्किल्स बाय डूइंग। तो किसी चीज़ को करके सीखना बहुत ही इजी तरीका हुआ है, और ऐसा तरीका कि आप लंबे टाइम तक उस चीज़ को याद कर सकते हैं। जो हम करते हैं खुद से वो हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इट इज़ द बेस्ट वे फॉर लर्निंग इन फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। इट कैन बी लर्न क्विकली एंड ईजिली बाई डूइंग द लैंग्वेज एक्टिविटीज़। तो लैंग्वेज एक्टिविटीज़ करके बहुत ईजिली और बहुत ही जल्दी तरीके से इसे सीखा जा सकता है। सो द स्टूडेंट शुड लिसन एंड स्पीक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो इसलिए स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए कि उन्हें सुनना चाहिए और फिर बोलना चाहिए वर्ड्स और सेंटेंसेस को। तो आपने सुना ही होगा, अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। तो अगर आप बोलना सीखना चाहते हो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे ज़्यादा सुनो। जितना ज़्यादा आप सुनोगे उतना ज़्यादा आप बोल पाओगे। चलिए, ड्रॉ अ फिगर ऑन ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे कोई फिगर आप बनवा सकते हैं स्टूडेंट से। ड्रिल अ स्ट्रक्चर, किसी सेंटेंस का कोई स्ट्रक्चर आप उन्हें बना के उस सेम स्ट्रक्चर के ऊपर अलग अलग सेंटेंसेस बनवा सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। प्ले लैंग्वेज गेम्स कुछ भी उसके अंदर हो सकता है। पार्टिसिपेट इन डिबेट्स एंड ड्रामास, डिबेट और ड्रामास में पार्टिसिपेट करके, डिबेट यानी कि जो वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, ड्रामास यानी कि नाटक, तो उसके डायलॉग्स उन्हें याद करने पड़ते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग नॉलेज उन्हें लेना पड़ता है ताकि वो डिबेट में कुछ बोल पाएँ, ठीक है। तो इससे उनका जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होगा। अगला है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। मदर टंग से भी आप दूसरी लैंग्वेज सिखा सकते हो इजीली। एवरीवन लर्न्स मदर टंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। तो सभी लोग अपने बचपन से अपनी मदर टंग तो सीखते हैं। तो मदर टंग आपकी हेल्प कर सकती है, कैसे? अकॉर्डिंग टू पी गैरी, the teaching of the mother tongue and the teaching of a foreign language can support and assist each other, so the use of mother tongue may be helpful in teaching a foreign language. तो पी गैरी जो इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप मदर टंग की जो टीचिंग्स है वो आपकी हेल्प कर सकती है फॉरेन लैंग्वेज सीखने में, और साथ में फॉरेन लैंग्वेज की टीचिंग्स भी आपको मदर टंग सीखने में आपकी हेल्प कर सकती है। कैसे? अगर किसी स्टूडेंट्स को आपने किसी को बताओगे कि काऊ यानी कि गाय होता है, अगर उसे फर्स्ट लैंग्वेज में उसने गाय सीख लिया है, तो जब आप उसे सेकंड लैंग्वेज बता रहे हो काऊ मतलब गाय होता है, तो उससे समझ में आ जाएगा कि हाँ काऊ होता क्या है। अगर उसने फर्स्ट लैंग्वेज में ही नहीं सीखा है कि गाय क्या होती है, तो आप उसे काऊ कितना भी समझा लो कि काऊ गाय होती है, जब तक आप उसे दिखाओगे नहीं, फिर आपको उसके लिए उसे लेके जाना पड़ेगा रियल काऊ के सामने और उसे दिखाना पड़ेगा, तभी उसे पता चलेगा कि काऊ गाय ऐसी होती है ना। तो इसलिए मदर टंग भी हेल्प करती है फॉरेन लैंग्वेज सीखने में, और फॉरेन लैंग्वेज भी मदद करती है आपकी मदर टंग सीखने में। कैसे? बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो कि उसने फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ रखे होंगे और उसे अपनी मदर टंग में नहीं याद होंगे, ठीक है। जैसे चेयर, अगर आपके सामने किसी ने कुर्सी उसे नहीं कहा है तो आप उसे चेयर ही बुलाओगे, आपको पता ही नहीं कि उसे हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फॉरेन लैंग्वेज और मदर टंग दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस, यानी कि जो मूर्त चीज़ें हैं, यानी कि जो जिनका एक फिगर है जो कि रियल में हमारे सामने होती है, ऐसी चीज़ों से जल्दी हम लोग सीख सकते हैं। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अज्यूमशन दैट नॉलेज कैन बी स्टोर्ड इन माइंड परमानेंटली इफ इट इज़ गेन्ड थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यानी कि ये जो सिद्धांत है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि नॉलेज हमारे दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो सकता है, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि उसे जब हम गेन करें तो हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज़ का। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेंगे उतना ज़्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में वो चीज़ स्टोर होकर रहेगी। तो परमानेंटली स्टोर हो सकता है अगर हम उसे प्रैक्टिकल करके सीखेंगे तो,
तो इसीलिए द टीचर शुड क्रिएट द रियल कॉन्सेप्ट इनटू द माइंड्स ऑफ द लर्नर्स अकॉर्डिंग टू पीसी व्रैन। The first words of English should be the names of things and those things should be there before him as they are named। यानी कि टीचर को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट के सामने रियल कॉन्सेप्ट को क्रिएट करना चाहिए उस लर्नर्स के माइंड में, ताकि वो ज़्यादा टाइम तक उसे याद कर पाए। सबसे पहले कौन से वर्ड्स उन्हें सिखाने चाहिए? द फर्स्ट वर्ड ऑफ इंग्लिश शुड बी द नेम्स ऑफ थिंग्स एंड दोज थिंग्स शुड बी देयर बिफोर हिम एज दे आर नेम्ड। तो सबसे पहले स्टूडेंट को जब कोई सी चीज़ आप सिखाते हो तो वर्ड्स सिखाओ, ऐसे वर्ड्स जो कि किसी चीज़ों के नाम हो, वस्तुओं के नाम आप सिखाओगे, नेम ऑफ थिंग्स आप सिखाओगे, तो वो थिंग्स उसके सामने होनी चाहिए। अगर आप किसी को चेयर बता रहे हो तो अगर चेयर उसके सामने होगी तो स्टूडेंट ज़्यादा जल्दी उसे याद कर लेगा। तो इसलिए ऐसे थिंग्स के नाम उन्हें जल्दी याद होंगे जो उनके सामने है। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। ये सिद्धांत क्या कहता है? Accuracy implies to the use of right and exact words. Accuracy implies to the use of right or exact words. यानी कि सही वर्ड जो आपकी मीनिंग्स को सही सही बता सके। इट मीन्स दैट वर्ड्स शुड बी यूज्ड विच इम्पार्ट मीनिंग फॉर कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जिस वे में आप बात करो, जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हो, वहाँ पे वो वर्ड सूटेबल होना चाहिए। उसे आप कहोगे एग्जैक्ट वर्ड या फिर राइट वर्ड। ठीक है। For this the following suggestion should be followed। इसके लिए क्या कर सकता है एक टीचर? The teacher should select appropriate words which are useful for student or the learners। तो appropriate words शूट करेंगे, आप select करेंगे। तो appropriate words यानी कि उचित शब्दों का हम लोग प्रयोग करें जिससे कि सीखने वाला बहुत जल्दी सीख सके उसे, और सही वर्ड्स का प्रयोग करें, वो गलत वर्ड्स का प्रयोग ना करें। यूज ऑफ वर्ड्स शुड बी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब कम वर्ड्स का यूज़ करें, सही वर्ड हो, कम वर्ड हो, रिपीटेशन ना हो उसके अंदर ज़्यादा, ताकि शॉर्ट में प्रिसाइजली उस चीज़ को बता पाए। अगला है एक्सप्रेशन शुड बी इम्प्रेसिव। तो जो एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ करते हैं अपनी बात को बताने के लिए, एक्सप्रेशन सब यहाँ मतलब हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं है। जैसे कि हम लोग कुछ मुहावरे या कहावतें बोल देते हैं, ठीक है, जैसे काला अक्षर भैंस बराबर या फिर गई भैंस पानी में। तो ऐसे जो कहावतें हैं तो हमें क्या ये इम्प्रेसिव लगते हैं, जब सुनने वाला लिसनर के ऊपर इसका इम्प्रेशन पड़ता है। तो इम्प्रेसिव वे में एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए? इम्प्रेसिव होना चाहिए। जब हम अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, जिन एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं, वो इम्प्रेसिव हो। चलिए, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल। ड्रिल यानी कि प्रैक्टिस करना। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, हियर इज़ अ फेमस प्रोवर्ब, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपने ये कहावत सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस करने से कोई भी व्यक्ति जो वो परफेक्ट हो जाता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप परफेक्ट हो सकते हो। लैंग्वेज लर्निंग इज़ एन आर्ट एंड द पावर ऑफ स्पीच एंड ओरल एक्सप्रेशन कैन बी अचीव्ड विद रेगुलर प्रैक्टिस एंड ड्रिल। तो लैंग्वेज लर्निंग एक कला है और इस कला को आप सीख सकते हैं ओरल एक्सप्रेशन या फिर स्पीच की पावर को ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर प्रैक्टिस या रेगुलर ड्रिल करके। ड्रिल का मतलब भी प्रैक्टिस ही होता है, बार बार दोहराना चीज़ों को। द टीचर शुड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिकल एंड ड्रिल। द टीचर शुड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस एंड ड्रिल इन टीचिंग इंग्लिश इन द क्लासरूम। दिस विल एनेबल द स्टूडेंट्स टू गेट मास्टरी ओवर द लैंग्वेज पैटर्न्स। तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को प्रोवाइड करना चाहिए अपॉर्चुनिटी, ताकि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर पाए, ड्रिल कर पाए, बार बार दोहरा पाए उन सेंटेंसेस को, या जो भी आप सिखा रहे हो क्लास में। अगर जितना ज़्यादा वो क्लासरूम में उसको दोहराएगा, उसकी प्रैक्टिस करेगा, उतना ज़्यादा उसे सीख पाएगा। तो इससे स्टूडेंट को क्या है, उस चीज़ के ऊपर मास्टरसी, यानी कि वो पूरी तरीके से उस चीज़ को सीख जाएगा। लैंग्वेज के जो भी पैटर्न्स हैं उन्हें ईजिली दिमाग में रख पाएगा। कन्वर्सेशन ड्रिल, क्वेश्चन ड्रिल एंड सब्स्टिट्यूशनल ड्रिल्स कैन बी यूज्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? कन्वर्सेशन ड्रिल या क्वेश्चन आंसर ड्रिल, ये तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, आपको आंसर देना होता है। तो क्वेश्चन आंसर ड्रिल तो होती ही है। कन्वर्सेशनल ड्रिल्स एक कन्वर्सेशन है जो दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को आप वो कन्वर्सेशन दे दें जिसमें से एक पार्ट इसका, दूसरा पार्ट किसी दूसरे स्टूडेंट का, और दोनों आपस में कन्वर्सेशन करें, तो इससे उनकी प्रैक्टिस होगी। सब्स्टिट्यूशनल ड्रिल एक ही बात को कितने अलग अलग तरीके से आप कह सकते हैं, उसका क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ठीक है।
तो उसकी प्रैक्टिस आप करवा सकते हैं क्लास में। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन यानी कि कॉपी करना, नकल करना या दोहराना किसी को। आपने किसी को करते हुए कुछ देखा और आप उसी को इमिटेट कर रहे हो, उसकी नकल कर रहे हो, ठीक है। वी नो दैट सिंस स्पीच कम्स फर्स्ट इन द आर्ट ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, इट कैन बी लर्नड एक्यूरेटली थ्रू इमिटेशन। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि स्पीच जो है वो सबसे पहले आती है। जब आप लैंग्वेज सीखने की बात कर रहे हो तो सबसे पहले क्या होता है, उसमें स्पीच आती है, यानी कि साउंड्स आते हैं, साउंड को सुनना और बोलना। इसलिए हम लोग ज़्यादातर इसे कैसे सीख सकते हैं, इमिटेट करके, मतलब दोहरा के। सीधी सी बात है, आप जो सुन रहे हो आप उसको दोहरा रहे हो, यही आप इसको इमिटेट कर रहे हो, और इसी तरीके से स्पीच को आप सबसे पहले अपने डेवलप कर सकते हो। Therefore, a teacher of English should be a model himself, or he should present good models of speech, tape और disc recordings। इसलिए क्या होना चाहिए कि कोई भी टीचर जो है उसे खुद एक मॉडल होना चाहिए, मतलब एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए स्टूडेंट के सामने। खुद वो बहुत अच्छा स्पीकर हो या फिर दूसरे मॉडल्स उसके सामने प्रस्तुत कर सकता है, जैसे कि टेप रिकॉर्डिंग उन्हें सुना सकता है, डिस्क रिकॉर्डिंग्स उन्हें सुनने के लिए दे सकता है, ठीक है, ऐसी चीज़ों से, ताकि वो उसको फॉलो करें, उसको इमिटेट करें। द स्टूडेंट्स मेक गुड रिस्पॉन्सिबल लर्निंग मॉडल्स, यानी कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सबसे अच्छे रिस्पॉन्सिबल लर्निंग मॉडल्स हो सकते हैं। यानी कि आपकी क्लास में अगर ऐसे स्टूडेंट है जो कि अच्छा बोल सकते हैं, अगर आप उनका एग्जाम्पल सेट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो आगे मिलती रहे। और कमेंट में आप मुझे बताइएगा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव देना चाहते हैं, अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या फिर कुछ भी आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।